नमस्कार दोस्तों, आज तीन मेन मुद्दों पे बात करेंगे। पहला हो गया बाजार, दूसरा हो गया जो इस समय पे बातचीत चल रही है पाकिस्तान के अंदर ईरान और यूएस की, तीसरा हो गया आपकी जॉब से रिलेटेड, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं आती तो आप ये मान लो आज से 3 साल 4 साल बाद आपकी जॉब्स जाएंगी या फिर आपकी जो सैलरी है वो नहीं बढ़ेगी। ये इमेज देखो, अगर इसमें से आपको सारी चीजें नहीं पता है मतलब आप इस समय पे ऑलरेडी काफ़ी पीछे चल रहे हो। इसके बारे में डिस्कस करूंगा और काफ़ी रॉ वीडियो रखेंगे इसके ऊपर, क्योंकि अगर आप सिर्फ स्टॉक मार्केट देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। और इसी वजह से मैंने सोचा इस बार ये सेक्शन भी रखते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड के अंदर हमें यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से इंडेक्स हैं जो कि सस्ते मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो और पी पर जब क्लिक करोगे ना तो लार्जेस्ट पी वाले फंड दिखेंगे आपको, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर आपको मिड कैप देखने को मिलेगा जिसकी जो वैल्यूएशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, अब इनको आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है। इस बार जब मार्केट क्रैश आई हुई है, क्या छूना है? जब आप पी पे दोबारा क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा जैसे निफ्टी टॉप 100 इक्विटी सस्ता चल रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 सस्ता चल रहा है। अगर आप देखोगे तो मिड कैप मोमेंटम इस समय पे सस्ता चल रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे निफ्टी 50 इक्विटी इक्वल वेट इंडेक्स फंड सस्ता चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप 250 सस्ता चल रहा है, कंपैरेटिवली सस्ता चल रहा है अपने जो बेंचमार्क है उससे। निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको सस्ता चलता हुआ दिख रहा है। सो अगर आप इस समय पे शेयर बाजार के अंदर हो और आप सोचो कि नहीं भाई मुझे एसआईपी नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज निफ्टी 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स फंड्स हैं वो सस्ते चल रहे हैं। फॉर स्विंग ट्रेडिंग ये अच्छे रहेंगे, शॉर्ट टर्म गेन के लिए, शॉर्ट टर्म अप मूवमेंट के लिए ये अच्छे रहने वाले हैं। इसके बारे में हमने लास्ट आई थिंक 5-7 वीडियो में ऑलरेडी बात कर ली है, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों का कमेंट है, कल की वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि भाई अब क्या ये एक ट्रैप हो सकता है? देखो, नो वन नोज, ना मुझे पता है ना आपको पता है। आज की मीटिंग के बाद ये रियलाइज होगा कि ये ट्रैप है या फिर नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि चीज़ें ऑलमोस्ट वर्कआउट हो जाएंगी। यूएस भी इस चीज़ को ज़्यादा नहीं खींचना चाहता, ईरान भी इस चीज़ को ज़्यादा नहीं खींचना चाहता। इजराइल एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर चीज़ें फंसी हुई हैं। वो कह रहा है मैं लेबनान के अंदर हमले नहीं रोकूंगा, और ईरान ये कह रहा है कि भाई आपको वहाँ पर रोकना पड़ेगा क्योंकि जो हिजबुल्लाह जो कि उनकी प्रॉक्सी प्ले है उसके ऊपर लगातार हमला होता जा रहा है। अब यहाँ पर पूरा मुद्दा फंसा हुआ है। क्या ये सीज फायर कंप्लीट तरीके से हो जाएगा? मेरे हिसाब से कुछ टाइम और मान लो ये चीज़ें हो जाएंगी। चीज़ें आपको प्राइज इन होते हुए दिख रही हैं। अगर मैं आपको क्रूड ऑयल की बात करता हूँ देखो ना, तो देखो क्रूड ऑयल अब गिरा हुआ है, अब कुछ नहीं हो रहा। अगर आज की मीटिंग अच्छी नहीं होती वापस $110 पर बैरल, बट $110 पर बैरल इसका ऑल टाइम हाई लगता है। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आएगा। मतलब अगर $110 पर बैरल के हिसाब से क्रूड ऑयल वापस ऊपर चला जाता है, चीज़ें अच्छी नहीं होती इस वीकेंड पे, तो क्या होगा? तो इस सिचुएशन के अंदर वापस से बाजार 5-7-10% गिर जाएगा। लेकिन अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो मेरे ख्याल से ये एक अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए कि आप एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बिल्ड करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, शॉर्ट टर्म वालों को मैं एक चीज़ बार बार कहता आ रहा हूँ, अगर आपको बुरा लगा था इस बार कि भाई बाजार में क्रैश आया, आप नहीं झेल पा रहे थे, आप ब्लेम कर रहे थे किसी भी इंसान को, जाकर के पोर्टफोलियो को या तो रीबैलेंस कर लेना या फिर बेच करके भाग जाओ जितनी जल्दी हो सकता है। आने वाले टाइम पे वोलेटिलिटी आएगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। 2 स्टेटमेंट मेरे एंड से क्लियर है। जिन जिन लोगों ने ये क्वेश्चंस पूछे थे मैंने आपको बता दिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करो। अब पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? जो आज से पिछले साल जो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड चल रहे थे वो शायद आने वाले टाइम पे ना चले। जैसे आईटी इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर हुआ करता था, जो आने वाले टाइम पे शायद थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है। सो अगर आपका ओवर एक्सपोजर है आईटी के अंदर, जैसे हम पोर्टफोलियो बनाते हैं 15-20% रख दिया या मैंने 60% आईटी में ले लिया, इसको ओवर एक्सपोजर कहते हैं। और सही एक्सपोजर क्या होता है कि हर एक सेक्टर के अंदर आपको 10 से 15% से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्टर आने वाले टाइम पे मोमेंटम में आ सकते हैं, अगर ये ढूंढना है तो आपको शार्पली पे आना। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। पर्सनली ये टूल मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैं इसके बारे में काफ़ी बात करता रहता हूँ। आज की डेट में इसने मुझे ₹1 भी नहीं दिया आज बात करने के। ठीक है, यहाँ पर देखो सेक्टर आपको मिलेगा। यहाँ पे जो सारे के सारे सेक्टर हैं ये आपको मिलेंगे जो हल्के हल्के ग्रीन में, मतलब 50 EMA के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर 3 मंथ्स के अंदर आउट परफॉर्मेंस कहाँ कहाँ मिली है। मैं कहता हूँ आउट परफॉर्मेंस मान लेते हैं ऑटोमोबाइल एंड ऑटो
कंपोनेंट में मिली है। कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कैसे आइडिया मिलेगा? तो सबसे पहला आइडिया मुझे मिला ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट में। यहाँ पर भी आप देखो 3 पैरामीटर्स मिलते हैं आपको। जैसे मारुति है, मारुति के अंदर इनका QVM फ्रेमवर्क है, क्वालिटी, प्राइस मूवमेंट एंड वैल्यू, जहाँ पर हमें ये तीनों चीज़ें मिल जाएं। ये एक फर्स्ट फिल्टर है जो आपको लगाना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें जहाँ पर आपको मिल जाए, आप इसके बाद अपनी एनालिसिस कर सकते हो। इसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आप एक सीरियस रिटेल इन्वेस्टर हो जो कि स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, तो ये टूल मेरे हिसाब से आपको यूज करना चाहिए। मैं दोबारा बोलूंगा, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सेक्टर एनालिसिस करनी है तो इस वाले सेगमेंट में आओ, और जो सेक्टर इस समय पे अच्छे कर रहे हैं लास्ट 6 महीने के अंदर, हाई चांसेस हैं कि वो मोमेंटम में आएंगे। तो अगर लेट्स से मुझे आईटी या कंज्यूमर ड्यूरेबल अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इन सेक्टर्स में से अच्छा करूंगा। जैसे एरोस्पेस एंड डिफेंस, यहाँ पर जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर सेक्टर के अंदर मुझे इस सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स मिल जाएंगे। जैसे कई लोगों को दिक्कत होती है कि सेक्टर्स के अंदर स्टॉक्स नहीं मिल रहे, यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है कि भाई ये आपके पास स्टॉक्स है, ये इसकी रेटिंग है, यहाँ पे जाके आप एनालाइज कर लो। तो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है तो फिर ये सही टाइम होगा। आईटी से निकलना है, कंज्यूमर से निकलना है, ये सही टाइम होगा क्योंकि यहाँ पे एक अप आएगा और आप अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर पाओगे। चौथा मेन स्टेटमेंट जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो जरूरी नहीं है उसी जगह से आपको पैसे बनाने हैं, जरूरी है पैसे बनाने हैं। ये मेन स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो लेट्स से अगर आपके पास डीमार्ट है या फिर लेट्स से आपके पास TCS है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, आपको लगता है भाई 3 साल बाद यहाँ पे रिकवरी आ सकती है। अभी रिकवर कौन सा सेगमेंट कर रहा है? लेट्स से फाइनेंस कंपनी हो गई, ऑटोमोबाइल वाली कंपनी जो हमने यहाँ पर देखी। इस सिचुएशन के अंदर आप अपना जो पैसा है, जो लॉस मेकिंग पैसा है, वो उसको मूव कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से आपको 40% का नुकसान हो रहा है TCS के अंदर, ठीक है। अब अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको 40% गेन चाहिए, राइट। अब वो TCS बना करके दे या फिर कोई दूसरा स्टॉक बना करके दे, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक इन्वेस्टर, एक सीरियस रिटेल इन्वेस्टर, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ऐसे सोचता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कंपनी के साथ इमोशंस नहीं जोड़ता। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी लॉस को लॉस नहीं देखता, वो देखता है ठीक है हो गया लॉस, गलती थी, पोर्टफोलियो में से 10 स्टॉक खरीदे हैं, 5 तो लॉस करेंगे ही, तो 5 ने जो प्रॉफिट किया क्या इतना करा कि लॉस रिकवर हो गया, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहना अपने आप से, अदरवाइज 2026 के अंदर आप परेशान हो जाओगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज 2026 के लिए, स्विंग ट्रेड करना सीखो। स्विंग ट्रेड का बेसिक क्या मतलब है? सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, निफ्टी 50 है, ठीक है। अब निफ्टी 50 ने लास्ट 3 साल में क्या दिया, यहाँ से यहाँ तक के जो डाउनफॉल दिखा हमें, ये अच्छा खासा देखने को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का भी डाउनफॉल है। अब यहाँ से जो रिकवरी आ सकती है, ठीक है, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं होती, ये ट्रेड होता है कि आपने लिया, आपने एक टारगेट प्राइस रख लिया कि भाई ऑल टाइम हाई के आसपास आएगा तो बेच दूंगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ठीक है। ये चीज करना शुरू कर दो, क्योंकि लास्ट 1 साल के अंदर या फिर लास्ट 3 साल में आप देखोगे ऑलमोस्ट 0% के रिटर्न है इंडेक्स के लेवल पर, लेकिन स्विंग ट्रेड कर करके आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल हो सकते थे। हाँ, प्रोबेबिलिटी ही होती है यहाँ पे, आप 10 बार लोगे, 7 बार या 5 बार सही होगे, 5 बार गलत होगे। सिंपल सा स्टेप ये है कि लॉस हो तो कम हो, गेन्स हो तो ज्यादा हो। अगर आप बोलोगे ये पॉसिबल नहीं है, मेंबर कम्युनिटी पे हमने कर कर दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, जो अभी आज का जो हमारा बाजार है, ये मेन रेजिस्टेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंट है। देखो यहाँ पर भी आके, यहाँ पे भी रेजिस्टेंट लिया इसने, यहाँ पर भी रेजिस्टेंट लिया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंट लिया, तो 3 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंट ये दिखा चुका है। मतलब हो सकता है कल की बाजार के अंदर थोड़ा सा फॉल आउट आपको देखने को मिल जाए, लेकिन क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है? मुझे पर्सनली नहीं लगता कि बहुत मेजर गिरावट यहाँ से होगी। अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे, इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरता, एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ पर इसने सपोर्ट ले लिया है, ठीक है। अब मंडे के लिए आपको चीज़ें पता है कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी बन रही है, कहाँ कहाँ से रिस्क है और इस मार्केट को कैसे डील करना है। ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैंने 8 से 10 सालों के अंदर खुद का पैसा गवा करके, इन्वेस्ट करके सीखा, जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, इस समय पे हो क्या रहा है, पाकिस्तान के अंदर ईरान और यूएस के जो स्पोक पर्सन्स हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, और ये भी न्यूज आ रही है कि यूएस और ईरान के लोग जो आए हैं, वहां पर बोला गया कि आप दोनों सेम होटल के अंदर रहोगे ताकि जो इजराइल है वो हमला ना कर पाए ईरानियन स्पोक पर्सन्स के ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहां पर ये पता चलता है कि भाई सेफ्टी है तो दोनों देशों के लिए है, और सेफ्टी नहीं है तो दोनों देशों के लिए ही नहीं होगी। और चांसेस हाई लग रहे हैं कि चीजें जो है वो फिगर आउट हो जाएंगी, क्योंकि जो इजराइल है वो लेबनान पे लगातार हमला करता आ रहा था। जब ईरान ने बोला कि यहां पे डिस्कशन ही तब होगा जब आप हमारा पहली चीज जो पैसा फ्रीज करा हुआ है वो दोगे, कौन सा पैसा ये बताऊंगा,
लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लेबनान पे जो हमला कर रहे हो उसको बंद करोगे। अब जब ये हमला बंद हुआ इजराइल की साइड से, जो लगातार करता जा रहा था, कि वो जो हिजबुल्लाह है उसको पीछे धक्का देना चाहता था, लेकिन इस समय पे इजराइल ने बोला ठीक है भाई हम बंद कर रहे हैं इस समय पे। तो इजराइल एक मेजर इशू बन करके अटका हुआ है। अब ईरान ने बोला जो आपने हमारा फॉरेक्स का पैसा, मतलब हम सब जो भी चीज़ें ट्रेड करते हैं यूएस के अंदर पैसा पड़ा होता है, राइट, जो आपने वो चीज़ फ्रीज करके रखी हुई है उसको आप हमें दे दो। अगर आप यूएस की सुपर पावर देखोगे तो यही सुपर पावर है कि उन्हीं की करेंसी में ट्रेड होता है, ज्यादातर जो फॉरेक्स रिजर्व है वो यूएस में पड़ा रहता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि वो फ्रोज कर देते हैं, वो फ्रीज कर देते हैं आपके एसेट को, ठीक है। तो ईरान ने बोला हम, आपने जो हमारे एसेट को फ्रीज करा हुआ है वो आप हमें वापस कर दो, ठीक है। अब ये होगा नहीं होगा, कब होगा कैसे नहीं होगा, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके ऊपर कोई भी मेजर अपडेट नहीं है, लेकिन अपडेट ये है कि ठीक है बातचीत होना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर ब्रेंट क्रूड के ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि भाई चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्कआउट तो नहीं कर पाएंगी और शायद यहाँ पे कोई कंक्लूजन भी ना निकले, बट हाँ मुझे लगता है कि चीज़ें बॉटम आउट हो रही है, हम ऑलमोस्ट क्लोजर की साइड जाते जा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है कि ईरान ने बोला कि वो जो टैंकर्स हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जब निकलेंगे तो टोल चार्ज करेगा क्रिप्टो के अंदर। अब क्रिप्टो के अंदर वो चार्ज करेगा तो चांसेस हाई है कि भाई वो या तो बिटकॉइन के अंदर ही करेगा, क्योंकि अगर आप यूएसडीटी और किसी में करता है तो उस पर कंट्रोल कहीं ना कहीं यूएस का होता है। मतलब ये है कि अगर आप एज अ इन्वेस्टर इस समय पे क्रिप्टो को सीरियस नहीं ले रहे और आपको लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है, तो आपको मेरे हिसाब से लेना चाहिए, बिकॉज जो क्रिप्टो है वो फ्यूचर के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी क्योंकि ज़्यादातर लोग अवेयर ही नहीं होते, या तो हम किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं या किसी चीज़ को बुरा मानते हैं। बैलेंस करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर बुरी चीज़ एकदम से अच्छी होती है तो वो बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे कहते हैं ना टर्न अराउंड कंपनी, ऐसे ही टर्न अराउंड करेंसीज भी बनती हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये आपने देखा हुआ है पास्ट के अंदर भी। यहाँ पर एक मेजर इशू कि ये हमला शुरू क्यों हुआ था, आधे लोगों को यही समझ नहीं आया कि यूएस जो है वो लड़ क्यों रहा है ईरान के साथ। इसके पीछे सिंपल रीज़न है, आपने लास्ट कुछ टाइम से स्टेप्स देखे होंगे कि ईरान जो है वो सबसे ज़्यादा अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है चाइना को। यूएस ने पहले वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया, वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल रिजर्व कंट्री है। मिडिल ईस्ट के साथ ऑलरेडी यूएस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अब ईरान एक ऐसा देश बचा था जहां पर अगर वो कब्जा कर लेते तो चाइना को मेजर झटका लग सकता है। चाइना डिपेंडेंट किस पे है, क्रूड ऑयल के ऊपर, और ईरान उसे सस्ता क्रूड ऑयल देता है। अब यूएस चाहता है कि भाई वो क्रूड ऑयल के थ्रू जो सुपर पावर बना हुआ है, आई होप आपको पता होगा पेट्रो डॉलर एक्ट के बारे में, जिसमें जो डॉलर है वो बैक करता है ऑयल को। सो अगर ईरान के ऊपर भी वो कब्जा कर लेता तो इस सिचुएशन में जो डॉलर है वो काफी स्ट्रांग हो जाता, उसको क्वेश्चन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता, ठीक है। क्योंकि अगर आप कभी भी ट्रेड करते हो तो आप डॉलर में ही ट्रेड करोगे, ऑयल सबको चाहिए मतलब डॉलर सबको चाहिए, मतलब डॉलर स्ट्रांग रहता। अब यहां पर अगर ईरान डॉलर को यूज करने से मना कर देता है या फिर युआन को यूज करने लगता है, क्रिप्टो को यूज करने लगता है, तो डॉलर के ऊपर एक डेंट पड़ेगा। तो इसी वजह से ये सारा का सारा जो पंगा आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियर बना रहे हो आप, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, इन सब के पीछे ये सिंपल सा आंसर है। सो मेरे हिसाब से बाजार बॉटम आउट हो चुकी है। मेरे हिसाब से आप बातचीत करके कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए। कब, आज निकलेगा, कल निकलेगा, 15 महीने बाद निकलेगा, नो वन नोज, मुझे भी नहीं पता। इवन जो वहाँ पे प्रेसिडेंट बात करने गए हैं उन्हें भी नहीं पता, बट मुझे ये लगता है कि हो जाएगा। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। मैं पूरी तरीके से गलत हो सकता हूँ क्योंकि ये सिर्फ अजम्पशन है, यहाँ पे कोई भी बैक डेटा नहीं है। यूएस ईरान की वॉर हटा रहे हैं, इनकी सारी न्यूज़ हटा रहे हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपकी सैलरी 50,000 से ऊपर है, 50,000 से नीचे है, इंडिया में मिनिमम ये बेंचमार्क है। अगर आप इससे नीचे हो तो प्लीज़ स्टॉक मार्केट ये न्यूज़ कंज्यूम करना बंद कर दो, कोई सेंस नहीं बनता। अब अगर आपकी सैलरी 50,000 से ऊपर है तो अब हम बात करते हैं और मैं आपको ये इमेज दिखाता हूँ। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि इन सारे जितने भी एआई यहाँ पर लिस्टेड हैं, आपको इनमें से कितनी एआईज के बारे में पता है? आपको क्या क्लाउड के बारे में पता है, चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी के बारे में पता है, लवेबल के बारे में पता है, कर्सर के बारे में पता है, रेपलेट के बारे में पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, इससे आपका कुछ लेना देना भी नहीं है। आपको इनमें से किसी एआई के बारे में पता है, हीजन के बारे में पता है? नहीं पता, रिस्की है आपके लिए, पता होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्टिविटी करते हो, मतलब आप जॉब करते हो, एचआर हो, एक्सेल चाहिए आपको, आप रिप्लाई करते हो, मेल्स करते हो, तो क्या आपको इन सारे टूल्स के बारे में पता है? अगर आप पीपीटी बनाते हो, नहीं बनाते हो, मतलब जो भी आप काम करते हो, आपको ये सारे टूल्स अगर नहीं पता है तो आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बुरे हाल में पढ़ चुके हो। क्रिएटिविटी, दुनिया में हर जगह क्रिएटिविटी चाहिए आपको, क्या आपको इन सारे टूल्स के बारे में पता है? 11 लैब्स के बारे में पता है, सुनो के बारे में पता है, मिड जर्नी तो चलो ख़त्म हो गया, रनवे के बारे में पता है, क्लिंक के बारे में पता है? नहीं पता, तो भी आप फंसे हुए हो काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद क्या आपको इन सारे टूल्स के बारे में पता है जहाँ पर आपकी रिसर्च काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है? अगर आपको ये लेयर्स में से, मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 10 से 20 नहीं पता, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर इनको यूज़ करना आपको नहीं आता तो आप ये मान लो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आपकी जॉब गई,
आपको या तो सैलरी हाइक नहीं मिलेगी या चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो मैं एक टेक्निकल आर्किटेक्ट हूँ, ठीक है, मेरा काम है कि मेरे पास एक टेक्निकल इशू आया है, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, क्लॉड पे जाऊंगा, इशू बताऊंगा, क्लॉड सॉल्यूशन दे देगा टेस्ट करके। परप्लेक्सिटी, सपोज करो मैं एक बिजनेस एनालिस्ट हूँ, मेरे को एक बिजनेस का इशू मिला है कि भाई मैं एक XYZ बिजनेस बना रहा हूँ, मेरे कॉम्पिटिटर्स को ढूंढो, उसकी सारी की सारी रिसर्च रिपोर्ट निकालो, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, मार्केट साइज क्या है, टाइम कितना बड़ा है, उसके बेसिस के ऊपर आप मेरे बिजनेस के अंदर इश्यूज जो हैं उसको निकालो, सॉल्व करो। परप्लेक्सिटी मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आपको ये नहीं पता तो काम खत्म हो गया। क्लॉड, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी में डिफरेंस क्या है, अगर आपको ये नहीं पता तो काम खत्म हो गया। कर्सर क्या करेगा, लवेबल क्या करेगा, रेपलेट क्या करेगा। सपोज करो आपको एक वेबसाइट चाहिए, आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए जहां पर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, एक अगर आप डेवलपर हायर नहीं कर सकते, नया बिजनेस खोल रहे हो, तो इन सब को यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट एप्लीकेशन बना सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, नई नई ऐप्स बन रही है हर दिन, एक नया बिजनेस टेस्ट कर सकते हो बहुत छोटी ऑडियंस के साथ। इसके बाद अगर आपको ये वाली चीज़ें नहीं पता, कंटेंट क्रिएशन चलो आपको नहीं भी पता तो चल जाएगा अगर आपका काम नहीं है तो। अगर आपको ये नहीं पता, आपका होना ना होना बराबर है, अगर आप चाहो तो पूरा कंटेंट क्रिएशन यहाँ से शुरू कर सकते हो। और कंटेंट क्रिएशन क्यों ज़रूरी है, आजकल हर एक ब्रांड कंटेंट क्रिएशन कर रहा है क्योंकि ब्रांड प्रेजेंस होना ज़रूरी है। सो कंटेंट क्रिएशन अब सिर्फ एक जॉब नहीं है जो लोग सिर्फ 10-20-50 हज़ार रुपए के लिए करते थे। कंटेंट क्रिएशन के साथ आप बिजनेसेस बिल्ड कर सकते हो। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। 2026 में कंटेंट क्रिएशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इससे आप अपने ब्रांड्स बना सकते हो, साइड हसल कर सकते हो, आने वाले टाइम पे अगर जॉब इशू होता है तो पैसिव इनकम बना सकते हो। इसमें ये सारे टूल्स आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ये वो सारे के सारे टूल हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और अगर आपको इनके बारे में पता तो कंग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी टॉप 10% ऑफ इंडियाज़ के अंदर हो। अगर आप इन्हें यूज़ करते हो अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर तो आप टॉप 5% में हो। और अगर आप इसे सही से यूज़ करते हो, सिर्फ चैट नहीं करते कि मुझे इसका डिटेल बता दो, तो आप टॉप 3% में हो, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ यूज़ करनी नहीं आती। और टॉप 3% है जो आने वाले 10 साल तक सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि वो नई टेक से अपडेट रहते हैं। अगर आप HR में हो, अगर आप एडमिन के अंदर हो, अगर आप IT के अंदर हो, अगर आप प्रोडक्शन के अंदर हो, अगर आप मैनेजर के लेवल पर हो, आप कुछ भी करते हो, ये टूल्स आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। और आने वाले टाइम पर सिर्फ जॉब उन्हीं के पास रहेगी जो एक्चुअली प्रोडक्टिव टास्क कर पाएंगे, मतलब एक दिन का टास्क 1 घंटे में कर पाएंगे। और ये टूल्स आपकी हेल्प करेंगे डे टू डे लाइफ में। इवन आज की डेट के अंदर तो आप खुद का AI असिस्टेंट बना सकते हो। मतलब एक कंप्यूटर में आपने या क्लाउड के ऊपर आपने AI असिस्टेंट बना दिया, आपने बोला कि भाई मेरा ये काम कर दे, ये मेल भेज दे, ये मीटिंग लिख दे, ये कोड कर दे, ये काम आप कर सकते हो क्लाउड बॉट के थ्रू। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता तो स्टॉक मार्केट छोड़ दो, न्यूज़ छोड़ दो, कुछ ही नहीं रखा इन सब के अंदर। सबसे पहले अपनी स्किल सेट बढ़ाओ, और स्किल सेट बढ़ाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सेगमेंट पसंद आया तो कमेंट कर देना, और सेगमेंट ऐसे बनाता रहूँगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।